we will start previous year question discussion from ancient history. Let us start with the first question. The word Hindu as reference to the people of India was first used by. So answer is अरब. अरब से उन्होंने सबसे पहले हिंदू वर्ड यूज़ किया था जो इंडिया के लोग हैं उनके लिए. और यहाँ पर जो ग्रीक है एंड एज वेल एज पर्सियंस, ग्रीक्स एंड पर्सियंस ने वर्ड यूज़ किया था सिंधु फॉर पीपल फॉर द लैंड बियॉन्ड इंडस रिवर. तो इंडस रिवर के बियॉन्ड वाले लैंड के लिए सिंधु वर्ड यूज़ किया था. किसने? ग्रीक एंड पर्सियन ने. लेकिन हिंदू वर्ड यूज़ किया था लोगों के लिए, एंड लोगों के लिए हिंदू वर्ड यूज़ करने वाले थे अरब्स. एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following was the ब्रह्मवादिनी who composed some hymns of the Vedas? इनमें से कौन ब्रह्मवादिनी है जिन्होंने वेदास के हिम्स कंपोज किए हैं? लोकमुद्रा, लीलावती, गार्गी, सावित्री. तो आंसर इज लोकमुद्रा. और अदर ब्रह्मवादिनी भी थे एंसेंट इंडिया में. तो अदर के भी नेम याद होने चाहिए. जैसे अदर ब्रह्मवादिनी में कौन कौन है? विश्वेश्वरा, सिकता, निवावरी, घोषा, मैत्री. ओके, विश्वेश्वरा, सिकता, निवावरी, घोषा, मैत्री, ये सारे ब्रह्मवादिनी थे. एंड लोकमुद्रा को और किस नाम से जाना जाता था? एज कौशिटाकी एंड वारप्रद. एंड जो लोकमुद्रा है वो वाइफ है सेज अगस्त के. सेज अगस्त मतलब साधु जो अगस्त है उनकी वाइफ का नाम है लोकमुद्रा. वुमेन स्कॉलर्स रिलेटेड टू ऋग्वेदिक पीरियड. ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम पे कौन कौन से वुमेन स्कॉलर थी? तो इसको हम लोग मेंस में भी लिख सकते हैं जहाँ पर हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह दिखाएंगे कि कैसे एंसेंट इंडिया में वुमेन का पोजीशन अच्छा था. और धीरे धीरे गुप्ता पीरियड में और उसके बाद भी वुमेन का जो पोजीशन था वो डिट्रियोट होता गया. ओके, तो वुमेन स्कॉलर्स रिलेटेड टू ऋग्वेदिक पीरियड: विश्वेश्वरा, अपाला, लोकमुद्रा, घोषा. ठीक है, अपाला मिश्रा मैम जो यूपीएससी क्रैक की थी उनसे याद रख लेना कि वो ऋग्वेदिक टाइम पीरियड की है. फिर लोकमुद्रा, ये आंसर अभी हमने पढ़ा कि ये ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने हिम्स ऑफ वेदास कंपोज किए हुए थे. देन अदर विश्वेश्वरा, घोषा, ये चार और याद रखने हैं: विश्वेश्वरा, अपाला, लोकमुद्रा, घोषा. ओके, देन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. तो ये टाइम पीरियड है. विक्रम एरा कब था? तो 58 BC, साका एरा 78 AD, गुप्ता एरा 320 AD, काली एरा 3102 BC. काली एरा बहुत पुराना है, तो ये तो बहुत थाउजेंड्स वाले BC में तो बिफोर क्राइस्ट वाला ही टाइम पीरियड होगा. एंड बाकी दोनों को हमको बाकी तीनों को याद रखना होगा. गुप्ता एरा को तो याद रहता ही हमको जनरली 320 AD, तो एनो डोमिनी वाला है जहाँ पर ये गुप्ता एरा स्टार्ट किया गया था बाय द चंद्रगुप्त फर्स्ट. साका एरा स्टार्ट किया गया था बाय द कनिष्क 78 AD. तो साका एरा को मैंने ऐसे याद रखा कि S फॉर 7, तो 78 एंड A आया तो AD. एंड एक और एरा है विक्रम एरा. ठीक है, तो अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 5 होगा. और फिर यहाँ पर जैसे साका एरा में 78 था तो यहाँ पे 58 होगा. अब क्योंकि वी के बाद तो आई आ गया तो एक तो AD होता है एक BC होता है, तो यहाँ पर BC आ जाएगा. तो ऐसे करके साका एरा और विक्रम एरा दोनों को याद रखा है मैंने, क्योंकि बेसिकली ये इन्हीं दोनों में ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा 58 कौन सा 78 है. और ये 2-3 बार पूछ भी चुका है यूपीएससी इन्हीं टाइम पीरियड पे, विक्रम एरा एंड साका एरा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो विक्रम एरा है वो स्टार्ट किया है बाय द किंग विक्रमादित्य. तो विक्रम से याद रख लेना, विक्रमादित्य ने स्टार्ट किया है बाय द किंग विक्रमादित्य. साका एरा स्टार्ट किया गया बाय द कनिष्क. ठीक है, कनिष्क ने स्टार्ट किया है साका एरा. अब इसमें तो यहाँ पर कहीं पर भी हाँ यहाँ पर के है करके याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी के है, बट ये तो पूरा विक्रम ही है ना, तो पूरा नाम आ गया विक्रमादित्य में, तो यहाँ पर के वाले से कनिष्क याद रख सकते हैं. गुप्ता एरा में चंद्रगुप्त 1. तो एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं. गुप्ता एरा 320 AD, एंड उसके बाद काली एरा 3102 BC, फिर साका एरा एंड विक्रम एरा. तो विक्रम एरा स्टार्टेड बाय विक्रमादित्य एंड ये 58 BC एंड दिस विल बी S से 78 AD, राइट. एंड 248 AD एक एक्स्ट्रा टाइम पीरियड यहाँ पर मैच द फॉलोइंग में दे दिया था, तो ये टाइम पीरियड है कल्चुरी एरा का. ओके,
फिर तो ये यहाँ पर यही याद रख लेना कि क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाला टाइम पीरियड में कल्चुरी एरा था, ठीक है, 200 AD के आसपास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन संस्कृत प्लेस रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वुमेन एंड शूद्रास स्पीक। इन संस्कृत प्लेस रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो संस्कृत प्ले लिखे गए थे उस टाइम पे वुमेन एंड शूद्र क्या कौन सा लैंग्वेज बोलते थे? संस्कृत, पाली, प्राकृत, सरासिनी। तो संस्कृत वॉज द एलीट लैंग्वेज ना, तो उस टाइम पे शूद्र एंड वुमेन को प्राकृत, वो सब मतलब नॉर्मल लोकल लैंग्वेज ही बोलते थे, दैट वॉज प्राकृत, तो प्राकृत था। देन द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर्ड टू हिज इंस्क्रिप्शंस इज, किस नाम से अशोक को रेफर किया जाता था उनके इंस्क्रिप्शन में जनरली, क्योंकि और भी बहुत अलग अलग नाम से रेफर किया जाता था अशोक को। तो यहाँ पर चक्रवर्ती लिखा हुआ है, फिर धर्मकीर्ति, धर्मदेव, ये सब भले ही अशोक के नाम हैं लेकिन इंस्क्रिप्शन में प्रियदर्शी के नाम से जनरली रेफर किया गया, प्रियदर्शी अशोक, राइट। प्रियदर्शी मतलब को अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो जो कि देखने में प्रिय हो, ओके, देव नाम प्रियदर्शी। तो मस्की इन रायचूर कर्नाटका, वहाँ पर का जो रॉक इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर फर्स्ट टाइम नेम ऑफ अशोक फाउंड विद टाइटल्स देव नाम प्रियदर्शी। तो सबसे पहली बार अशोक का नाम इंस्क्रिप्शन में हमको कहाँ पर देखने को मिला था? दैट वाज मस्की इन रायचूर कर्नाटका। तो कर्नाटका स्टेट में एक प्लेस है रायचूर, वहाँ पर जो मस्की इंस्क्रिप्शन है उसमें, तो हम इसको याद रखेंगे कि अब तक मास्क लगा के रखा हुआ था अशोक, और मैं जैसे मास्क हटा तो फिर क्या हो गया, मास्क हटा तो देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है, ये नाम दिख गया। देन नेक्स्ट, द टर्म यवन प्रिय मेंशन्ड इन एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट डिनोटेड, यवन प्रिय मेंशन्ड इन एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट क्या डिनोट करता है? A fine variety of Indian Muslim ivory, damsels sent to Greek court for dance performance, pepper। तो जो यवन वर्ड है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है ग्रीक्स के लिए, और जो ग्रीक्स पीपल को अच्छा लगता था दैट वाज पेपर। तो यवन प्रिय, ग्रीक्स को जो अच्छा लगता था दैट वाज पेपर, तो पेपर का नाम रखा था यवन प्रिय। फाइन वैरायटी ऑफ इंडियन मुस्लिम नहीं है, फाइन वैरायटी ऑफ इंडियन मुस्लिम होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। आइवरी नहीं, डांसर सेंट टू ग्रीक कोर्ट फॉर डांस परफॉर्मेंस नहीं, ये कोई डांसर वगैरह नहीं था, ये पेपर था, ओके, जो कि वो स्पाइसेस में यूज़ करते थे। यवन इंडो ग्रीक वर्ड के लिए यूज़ किया जाता था, दे लाइक पेपर, हेंस यवन प्रिय। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रत वॉज एडवोकेटेड बाई। तो जो कॉन्सेप्ट है अनुव्रत का उसको एडवोकेट किया गया था जैनिज्म में। महायान बुद्धिज़्म नहीं है, बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हीनयान भी नहीं है, लोकायत स्कूल नहीं है, जैनिज्म है, उसमें कॉन्सेप्ट है अनुव्रत का। अब देख लेते हैं कौन कौन से अनुव्रत है, देन बाकी ऑप्शन है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे फर्दर। अनुव्रत 5 टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, तो अनुव्रत में कौन कौन से लिटिल, अनुव्रत को इंग्लिश में लिटिल वाउस बोलते हैं, कौन कौन से ये लिटिल वाउस या फिर अनुव्रत? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य। तो अहिंसा, अस्तेय, बाकी 3 ठोक तो अ से, फिर सत्य, ब्रह्मचर्य। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य। इनमें से जो इनिशियल के 4 है इसको बोला जाता है पार्श्वनाथ चतुर्थी। एंड पार्श्वनाथ कौन थे? जैनिज्म के 23rd तीर्थंकर थे, ठीक है, जैनिज्म के 23rd तीर्थंकर वॉज दी पार्श्वनाथ, और 24th तो वही जैनिज्म के कौन थे? महावीर, राइट। तो उन्होंने ये 5th वाला ऐड किया है, 5वां लिटिल वाउस मतलब अनुव्रत महावीरा ने ऐड किया था। अब जो पार्श्वनाथ है 23rd तीर्थंकर, उनका सिंबल क्या है? सरपेंट, मतलब कि सांप से उनको डिनोट करता है, और महावीरा अगर है तो उनको लॉयन से डिनोट करता है, तो ये याद रखना है हमको। और हाँ, यहाँ पर अगर हमको ऐसे सिंबल का सिग्निफिकेंस दिखाना होगा तो हम लोग बुद्धिज़्म में हम क्या पढ़ते हैं कि हॉर्स को दिखाया गया था जब बुद्धिज़्म में
क्या दिखा रहे थे, महापरिनिर्वाण नहीं, महाभिनिष्क्रमण को दिखाते हैं तो हॉर्स दिखाते हैं। तो वैसे ही कोई एनिमल में अगर जैनिज्म में दिखाना होगा, महावीरा में महावीरा को डिनोट करना होगा तो किस सिंबल से दिखाते हैं, लायन, राइट। जैसे यहाँ पर बोधि ट्री था, यहाँ पे पीपल का ट्री, राइट, जो कि महावीरा से एसोसिएटेड था। तो सबका इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। तो नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, देन नॉन स्टीलिंग मतलब चोरी नहीं करना, दैट वाज अस्तेय। फिर नॉन पॉसेसन अपरिग्रह, ट्रुथफुलनेस सत्य, फिर चैस्टिटी ब्रह्मचर्य। अब रिकॉल कर लेते हैं। अनुव्रत जो लिटिल वाउस की बात की गई है जैनिज्म में, कौन कौन सा? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, देन सत्य, and last one that was brahmacharya. Initial 4 given by पार्श्वनाथ, जिसको पार्श्वनाथ चतुर्थी बोलते हैं। ब्रह्मचर्य that was given by महावीरा, he was 23rd तीर्थंकर, he was 24th। ये सर्पेंट एंड महावीरा को डिनोट करते हैं लॉयन से। इसको लिख लेते हैं, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, सत्य का तो ट्रूथफुलनेस, ब्रह्मचर्य का चैस्टिटी, अपरिग्रह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नॉन पॉसेसन, ओके। तो ये था। देन लोकायत स्कूल के बारे में देख लेते हैं। लोकायत स्कूल क्या है? मेजर प्रोपोनेंट इसके कौन है? मेजर प्रोपोनेंट ऑफ मटेरियलिस्टिक अप्रोच ऑफ साल्वेशन, ऑल्सो नोन एज चारवाक स्कूल, ओके। लोकायत स्कूल है, इसी को चारवाक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी भी बोलते हैं। और जो चारवाक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी या फिर लोकायत स्कूल है वो रिजेक्ट करते हैं नोशन ऑफ आफ्टर वर्ल्ड, मतलब कि इस वर्ल्ड के अलावा भी कोई एक और डिफरेंट वर्ल्ड है, ऐसा ये नहीं मानते। जैसे हिंदुइज्म में हम मानते हैं कि एक बार जब इंसान की डेथ हो जाती है तो वो एक दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हैं, जिसको हम लोग स्वर्ग नरक इस ये नाम से बोलते हैं। बट जो चारवाक की फिलोसॉफी या फिर लोकायत स्कूल की फिलोसॉफी है फॉर दैट मैटर, दे बिलीव दैट देयर इज़ नो आफ्टर वर्ल्ड, जो भी है यही एक वर्ल्ड है, यहीं पर ही आपको जीना है, ठीक है। कर्मा के ऊपर भी ये रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्टेड नोशन ऑफ आफ्टर वर्ल्ड, कर्मा, लिबरेशन, मोक्ष, अथॉरिटी ऑफ सैक्रेड स्क्रिप्चर्स, वेदास, इमोर्टैलिटी ऑफ सेल्फ। तो इन सबको ये रिजेक्ट करते हैं, किस किस को, कि इस दुनिया के अलावा कोई और दूसरी बाहरी कोई दुनिया नहीं है, आफ्टर वर्ल्ड को रिजेक्ट करते हैं। कर्मा के ऊपर बिलीव नहीं करते कि ये कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो ही अच्छे फल मिलेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा लोकायत स्कूल मानते हैं। लिबरेशन, मोक्ष मिल जाएगा, तो ये मोक्ष वाले फिलोसॉफी तो हिंदुइज्म की है, जहाँ पे मोक्ष मिल जाएगा, साल्वेशन मिल जाएगा तो आप दूसरे वर्ल्ड में चले जाओगे, तो ये लोकायत स्कूल मानता ही नहीं है ये सबको। फिर अथॉरिटी ऑफ सैक्रेड स्क्रिप्चर्स, जो सैक्रेड स्क्रिप्चर्स हैं उनके अथॉरिटी को भी ये रिजेक्ट कर देते हैं। देन वेदास, इमोर्टलिटी ऑफ सेल्फ, की सेल्फ है वो इमोरल है, एंड वेदास के अथॉरिटी सबको ये रिजेक्ट कर देता है। तो इसके मेजर प्रोपोनेंट है, मेजर प्रोपोनेंट ऑफ मटेरियलिस्टिक अप्रोच टू साल्वेशन। तो लोकायत स्कूल के अकॉर्डिंग साल्वेशन कैसे मिलेगा? मटेरियलिस्टिक अप्रोच की, जितना आप इस वर्ल्ड में एंजॉय कर सकते हो वो करो, ऐसा टाइप की फिलोसॉफी है। लेटर चारवाक स्कूल, क्या लिखा हुआ है, धृत एंड सुशिक्षित, ये ऐसा कुछ लिखा है, 2 चारवाक स्कूल, ओके। देन जैनिज्म, यहाँ पर कुछ और नोट लिखा हुआ है, ये रीड कर लेते हैं। जैनिज्म है वो महावीर से एसोसिएटेड है। देन हीनियन बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध। लोकायत सेक्ट है अजीत केस काम्बली, कंटेम्प्रेरी थे ये बुद्धा के, ठीक है। तो लोकायत सेक्ट है, उसके जो प्रोपोनेंट है कौन है? अजित केस काम्बली। डॉक्ट्रिन ऑफ लोकायत स्कूल ड्रॉन फ्रॉम दी, अजित की टीचिंग से ही लोकायत स्कूल की जो डॉक्ट्रिन्स है वो ड्रॉ की गई है। अजित केस काम्बली है वो फर्स्ट नॉन प्रोपोनेंट है ऑफ इंडिया, जिन्होंने मटेरियलिज्म की बात की है, एंड फॉर रनर ऑफ चारवाक स्कूल। तो अच्छा, लोकवाद लोकायत स्कूल था, इसने सबसे पहले मटेरियलिज्म की बात की, एंड इसी के बाद चारवाक स्कूल आता है, ठीक है। तो लोकायत स्कूल पहले का है, और इसके प्रोपोनेंट कौन है? अजित केस काम्बली, ठीक है, अजित केस काम्बली। एंड चारवाक स्कूल के प्रोपोनेंट कौन है? चारवाक ही है, राइट। अजित केस काम्बली है, ये कंटेम्प्रेरी है बुद्धा के एंड महावीरा के भी। तो इसी टाइम पे महावीरा, बुद्धा एंड केस काम्बली तीनों मतलब उसी टाइम पीरियड पे जी रहे थे, ओके। और बट तीनों की फिलोसॉफी कितनी अलग है।
देन मीमांसा मीन्स इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। तो एक मीमांसा स्कूल भी होता है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया था क्या? नहीं, यहाँ पर तो नहीं दिया था, और कहीं पर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन का है ये। ओके, तो ये पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी लिबरेशन इज पॉसिबल बाई मीन्स बाई। तो मीमांसा स्कूल फिलोसॉफी है एक, बहुत सारे फिलोसॉफिकल स्कूल्स है। इंडियन फिलोसॉफी जब हम पढ़ेंगे, अभी रिवाइज करेंगे तब देखेंगे। तो अभी यहाँ पर पूछ रहा है कि मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी में क्या बोला गया है कि लिबरेशन पॉसिबल है, लेकिन कैसे? ज्ञान से, योग से, या फिर भक्ति से, या कर्म से। ज्ञान से ये कौन बोलेगा? नॉलेज वाला। योग वाला तो ये नहीं बोलेंगे, मीमांसा स्कूल इनका नहीं है, क्योंकि पतंजलि है वो उनका योग स्कूल है। तो यहाँ पे साल्वेशन योग से नहीं मिलेगा। भक्ति की भी बात नहीं करते, तो ये बोलते हैं मीमांसा कर्म से आपको साल्वेशन मिलेगा, लिबरेशन मिलेगा। तो मीमांसा है, इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। फिर ये जो फिलोसॉफी है मीमांसा फिलोसॉफी, वो स्ट्रेस डालती है किस पे? डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा पे। सेज लिबरेशन पॉसिबल बाय परफॉर्मिंग कर्मा, कि आप कर्म करोगे तो ही आपको क्या मिलेगा? लिबरेशन मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी जगह, मतलब कि लिबरेट हो जाएगी आपकी सोल। मीमांसा में पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा है। पूर्व मीमांसा एक्सप्लेन करता है धर्म एज वर्च्यू, मोरालिटी, ड्यूटी, इसेंशियली रिचुअलिज्म, ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ कर्म और एक्शन इन अटेनिंग धर्म। तो ये एक्सप्लेन करता है धर्म को एज वर्च्यू। पूर्व मीमांसा की जो फिलोसॉफी है वो एक्सप्लेन करता है धर्म को, कि धर्म क्या है? एक वर्च्यू है, मोरालिटी है, ड्यूटी है। एसेंशियली रिचुअलिज्म को ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ कर्म और एक्शन इन अटेनिंग धर्म। तो यहाँ पर से बस हमको इतना याद रखना है कि जो मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है उनके अकॉर्डिंग लिबरेशन कैसे मिलेगा? कर्म से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बस ये याद रखना है हमको कि मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग लिबरेशन विल बी अटेन्ड बाय परफॉर्मिंग कर्मा। ब्रॉन्ज आइकन ऑफ नटराज कास्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड इनवेरिएबली शोज द डाइटी विथ। तो नटराज का जो कास्ट है ये देखा ही होगा, बहुत सारे डांस वगैरह में भी दिखाते रहता है। नटराज का कास्ट ड्यूरिंग दी चोला पीरियड के टाइम का है ये नटराज कास्ट। तो यहाँ पर से एक फैक्ट तो यही याद रखना है कि चोला टाइम पीरियड में था ये नटराज का कास्ट। ये इनवेरिएबली शो करता है डाइटी विद 8 हैंड्स, 6 हैंड्स, 4 हैंड्स, 2 हैंड्स। तो 4 हैंड के साथ दिखाया गया है, ठीक है। नटराज स्टैचू इस इन भारत मंडपम में भी रखा गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने ऐड कर दिए यहाँ पर। जो नटराज की जो स्टैचू है, नटराज वाला जो पोस्चर है वो कॉस्मिक डांस है ना शिवा का, इसलिए। तो नटराज स्टैचू इन भारत मंडपम में रखा गया, स्कल्प्टेड बाय दी। और ये भारत मंडपम में जो नटराज का स्टैचू रखा गया है दैट वाज स्कल्प्टेड बाय राधा कृष्णा स्थापति, तमिलनाडु के हैं ये। मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स मेथड से बनाया गया है। शिवास प्रिकर्सर इज रुद्र। और एक और फैक्ट याद रखना कि शिवा है गॉड, शिवा है, उनके प्रिकर्सर कौन है? रुद्र। रुद्र जो है वो एनिमल गॉड माना जाता है इनको। तो अगर हमको याद रखना है कि नटराज का स्टैचू भारत मंडपम में है, तो एक बार गूगल में सर्च कर लेना, इमेज थोड़ा सा दिमाग में फिट होना चाहिए। तो भारत मंडपम का दिख जाएगा, और वहाँ पर से ये भी याद रख लेना कि राधा कृष्ण है स्थापति, वो इसके स्कल्प्टर है जो कि तमिलनाडु से है, एंड उन्होंने लॉस्ट वैक्स टेक्निक से ये कास्टिंग की हुई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पर जो अलग अलग फिलासॉफीज़ है उन सबको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। तो 2 टाइप की फ़िलासफ़ी है, एक तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी एंड दूसरा अनऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी। और अदर एक डिवीज़न है जिसको हम वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के नाम से पढ़ते हैं, जहाँ पर हम कार्ल मार्क्स की फ़िलासफ़ी हो गई, या फिर एरिस्टोटले का, देन स्पिनोजा हो गया, और भी बहुत सारे हैं थिंकर्स वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में। बट अभी हम कर रहे हैं इंडियन फ़िलासफ़ी। तो इंडियन फ़िलासफ़ी उसको हम लोग फर्दर सब डिवाइड करते हैं ऑर्थोडॉक्स एंड अनऑर्थोडॉक्स में। ऑर्थोडॉक्स वो है जो ये बिलीव करते हैं, मतलब अथॉरिटी ऑफ वेदास में बिलीव करते हैं। एंड अनऑर्थोडॉक्स है वो बिलीव नहीं करते हैं अथॉरिटी ऑफ वेदास में। सो सबसे पहले हम अनऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसॉफी को पढ़ लेते हैं। इनमें से कौन कौन सी फिलोसॉफी है जो अनऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफी है? चारवाक
की फ़िलासफ़ी है वो वेदास की अथॉरिटी पे बिलीव नहीं करती। वैसे बुद्धिज़्म की फ़िलासफ़ी एंड जैनिज़्म की फ़िलासफ़ी। चारवाक है बृहस्पति, इसके वो है शायद सिद्धार्थ गौतम, पता नहीं यहाँ पे बृहस्पति क्यों लिखा है, लेट मी सर्च इट। सो चारवाक फिलोसॉफी है, उसके फाउंडर है बृहस्पति। देन जो बुद्धिज़्म की फ़िलोसॉफी है उसके फाउंडर है सिद्धार्थ गौतम, जिनको गौतम बुद्ध हम बोलते हैं। एंड जैनिज़्म फिलोसॉफी के फाउंडर है महावीरा। चारवाक फिलोसॉफी क्या के बारे में है? मटेरियलिस्टिक है, स्केप्टिकल है, अथिस्टिक है, नो अदर वर्ल्ड। तो ये बोलते हैं कि कोई आफ्टर वर्ल्ड ऐसा कुछ नहीं होता, डेथ इज़ द एंड, इसके बाद कोई दूसरा वर्ल्ड नहीं है जहाँ पर आप जाने वाले हो, तो एक बार डेथ हो गया सब कुछ ख़त्म। प्लेजर अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है। ऑल्सो नोन एज लोकायत फिलोसॉफी के नाम से भी जाना जाता है चारवाक की फिलोसॉफी को, फिलोसॉफी ऑफ मासेस भी बोला जाता है। देन फिलोसॉफी है बुद्धिज़्म की जो फिलोसॉफी है वो क्या है? नॉन थीस्टिक फिलोसॉफी है, नॉट कंसर्न विद द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ना तो ये गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं गौतम बुद्ध, और ना ही डिनाई करते हैं कि गॉड नहीं है। देन जैनिज़्म की फिलोसॉफी है महावीरा की, वो प्रोपोगेट करते हैं इनमें जो जैनिज़्म की फ़िलासफ़ी है उसी में अनेकांतवाद की फ़िलासफ़ी है, शायदवाद भी इन्हीं का ही है। तो अनेकांतवाद, शायदवाद। अनेकांतवाद है रियलिटी इज़ परसीव्ड डिफरेंटली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड नो सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कम्प्लीटली ट्रू। तो अनेकांतवाद क्या बोलता है कि रियलिटी है, कोई भी रियलिटी है वो परसीव किया जाता है डिफरेंटली बाई डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग तरीके से रियलिटी को परसीव किया जाता है। कोई एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता जो कम्प्लीटली ट्रू हो। ऐसा हो सकता है कि एक ही टाइम पे जो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है वो मतलब सब कुछ ना कुछ सही होंगे, कोई भी कंप्लीट फॉल्स नहीं होगा और ना ही कोई भी कंप्लीट ट्रुथ होगा। ओनली केवलिन दोज हु हैव इन्फिनिटिव नॉलेज कैन नो द ट्रू आंसर। जो केवलिन है वही जान सकते हैं, जो मतलब जिनके पास इनफाइनाइट नॉलेज है वही जान सकते हैं कि ट्रू आंसर क्या है। दैट ऑल अदर वुड ओनली अ पार्ट ऑफ आंसर, और बाकी सब कुछ है वो पार्ट है आंसर का। तो ये 3 फिलोसॉफी याद रखनी है हमको जो अनऑर्थोडॉक्स इंडियन फिलोसॉफी है, चारवाक, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। देन ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसॉफी में कौन कौन सी फिलोसॉफी है? सांख्य स्कूल की फिलोसॉफी, योग है, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, योग स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, न्याय स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, वैशेषिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, देन मीमांसा, इसकी को पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं, देन वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा, राइट। तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी क्या बोलता है? सांख्य स्कूल की फिलोसॉफी है कपिल मुनि। सांख्य, इसके जो फाउंडर है सांख्य स्कूल के वो कौन है? कपिल मुनि, एंड दैट इज़ ओल्डेस्ट इंडियन फिलोसॉफी। और ये बात करते हैं पुरुष एंड प्रकृति की। पुरुष में कौन है? सेल्फ, सोल या फिर माइंड, प्रकृति मैटर, क्रिएटिव एजेंसी, एनर्जी। ओके, तो सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसॉफी ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है। फाउंडर का नाम याद रखना है कपिल मुनि। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि कपिल एक कॉमेडी शो में आता है ना, तो उनमें उनके शो में बहुत बड़ी संख्या में बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, तो याद हो जाएगा कपिल मुनि सांख्य फिलोसॉफी से। देन योग है, पतंजलि है उसके फाउंडर है। तो ये बात करते हैं यूनियन की। फिर कंट्रोल बॉडी, माइंड एंड सेंस ऑर्गन्स। तो ये यूनियन की बात करते हैं पुरुष एंड प्रकृति की। ओके, तो कंट्रोल बॉडी, कंट्रोल करना है हमको बॉडी, माइंड एंड सेंस ऑर्गन्स को, मीन्स ऑफ अचीविंग मुक्ति। तो अगर हमको मुक्ति अचीव करना है तो हमको क्या करना होगा? कंट्रोल करना होगा अपनी बॉडी को, माइंड को और अपने सेंस ऑर्गन्स को। तो इनमें जो योग फिलोसॉफी है उसमें क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। तो इसको सारे को याद रखना होगा हमको। यम, नियम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ओके, तो यम, नियम, यम के बाद फिर नी लगा देंगे तो नियम हो जाएगा। फिर आसन प्राणायाम सेम है, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम। फिर प्राणायाम से ही मिलता जुलता प्रत्याहार,
प से ही स्टार्ट हो रहा है तो। देन धारण एंड ध्यान ध से, फिर लास्ट में अगेन ध, तो समाधि। ठीक है, अब याद करते हैं चलो। योग फिलोसॉफी पतंजलि। अब कौन कौन था? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर समाधि। समाधि तो लास्ट में था। ध्यान, ध्यान के बाद क्या था? धारण ही था क्या? धारण, धारण है, धारण ही नहीं। धारण, ध्यान, समाधि। एडमिट्स गॉड एज टीचर और गाइड। तो योग जो पतंजलि है इसके फाउंडर, वो एडमिट करते हैं कि गॉड है, वो टीचर है, वो गाइड करेंगे। तो योग करने के लिए जैसे हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो टीचर को देख के करते हैं, तो ऐसे याद रख लेना कि तो योग है वो टीचर, मतलब गाइड के बारे में बात करते हैं कि गाइड होगा कोई, वो गाइड करेगा हमको। ठीक है, फिर न्याय है, इसके जो फाउंडर है वो है गौतम मुनि। तो कौन करेंगे न्याय? गौतम करेंगे, ऐसे याद रख लेंगे हम। न्याय गौतम मुनि। नथिंग इज एक्सेप्टेबल अनलेस इन अकॉर्डेंस विद रीज़न एंड एक्सपीरियंस। तो कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई भी चीज़ें हमको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए जब तक कि वो इन अकॉर्डेंस ना हो रीज़न के या फिर एक्सपीरियंस के। अगर आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि हाँ यही सच है और आप अगर कोई रीज़न लगा पा रहे हो, तो मतलब साइंटिफिक अप्रोच की बात करते हैं। तो हम लोग भी अगर जब जैसे जुडिशरी भी देखो तो वो न्याय करेंगे तो एक पर्टिकुलर क्या करेंगे? साइंटिफिक अप्रोच लेंगे, ऐसे सोच लेना। तो न्याय है वो साइंटिफिक अप्रोच की बात करता है। तो उस टाइम पे भी देखो कितना ज़्यादा रीज़न को वैल्यू दिया जा रहा था इंडियन फिलोसॉफी में। न्याय टेक्निक्स ऑफ लॉजिकल थिंकिंग की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो न्याय फिलोसॉफी है, इन लोग बात करते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग के बारे में। ओके, न्याय सूत्र 4 मीन्स ऑफ अटेनिंग वैलिड नॉलेज। 4 तरीका है कि आप वैलिड नॉलेज अटेन कर पाओगे। तो जो न्याय फिलोसॉफी इनका है कि लिबरेशन कैसे मिलेगा? थ्रू नॉलेज, राइट। अब ये कैसे हम वैलिड नॉलेज अटेन कर सकते हैं? परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन, वर्बल टेस्टिमनी। या तो आप खुद से परसीव कर लो तो परसेप्शन, देन इंटरफेरेंस नहीं, इन्फ्रेंस, आप इस चीज़ से इन्फर कर लो, राइट। कि जैसे इसको छोड़ देते हैं कि कैसे इन्फर करेंगे। जैसे हमको कॉम्प्रहेंसन पैसेज में भी, रीडिंग कॉम्प्रहेंसन में भी पूछता ही है ना कि व्हाट यू कैन इन्फर फ्रॉम द अबव पैसेज। तो वैसा वाला चीज़ है कि डायरेक्टली आपको वो चीज़ बताई नहीं गई होगी, लेकिन आपको खुद से इन्फर करना है। ओके, तो परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन, वर्बल टेस्टिमनी, ये चारों मीन्स है अटेन करने के वैलिड नॉलेज, राइट। देन वैशेषिक, वैशेषिक है इसके फाउंडर है कणद। तो इसको मैंने ऐसे याद रखा है कि विशेष कण। कण मतलब हम लोग ऐसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये सब पढ़ते रहते हैं ना, तो विशेष कण। ऑल ऑब्जेक्ट्स इन फिजिकल यूनिवर्स आर रिड्यूसिबल टू फाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं फिजिकल यूनिवर्स में, उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स में। देन ब्रह्मांड की बात करते हैं। ये ब्रह्मांड फंडामेंटल फोर्स है, जो ब्रह्मांड है वही फंडामेंटल फोर्स है दैट कॉजेस कॉन्शियसनेस इन दीज एटम्स। और ये जो एटम्स हैं जो कि फिजिकल यूनिवर्स को बना रहे हैं, जो कि रिड्यूसिबल है टू द फाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स, तो ये जो ब्रह्मांड है वो फंडामेंटल फोर्स है जो इन एटम्स को कॉन्शियसनेस प्रोवाइड कर रहा है। रियलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव फिलोसॉफी है ये। ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स कंपोज्ड ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो जो वैशेषिक स्कूल है वो बात करता है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है वो कंपोज्ड है 5 एलिमेंट्स से। एंड ये 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड ईथर। वही जो हम पंच तत्व बोलते हैं, हमारा यूनिवर्स पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है। तो अर्थ, वाटर, एयर, देन फायर एंड 5th वन याद रखना है ईथर। ओके, गॉड गाइडिंग प्रिंसिपल्स। एंड गॉड है वो इन कण है उनको, ये जो गाइड कर रहे हैं प्रिंसिपल्स का। ब्रह्मांड है वो एक फंडामेंटल फोर्स है जो इन कण को कॉन्शियसनेस प्रोवाइड कर रहा है। देन पूर्व मीमांसा, जामिनी, वेदास आर इटर्नल एंड पॉजेस ऑल नॉलेज। एसेंस ऑफ वेद, वेद का एसेंस क्या है? धर्म। बाय एग्जीक्यूशन ऑफ धर्म वन अर्न्स मेरिट विच लीड्स टू हेवन आफ्टर डेथ। तो पूर्व मीमांसा है, इसके फाउंडर है जामिनी। तो वेदास है वो इटर्नल है ऐसा बोलते हैं। पूर्व मीमांसा के जो ये जो फिलोसॉफी है वो ये मानती है कि जो वेदास है वो इटर्नल है। अब हमको ये बात तो पता है कि जितने भी ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसॉफी से बिलोंग करते हैं वो सब वेदास की अथॉरिटी को मानते हैं। तो वहीं पर जो पूर्व मीमांसा वाले हैं वो ये बोलते हैं कि वेदास ही इटर्नल है, मतलब वेदास में जो कुछ भी लिखा हुआ है
सब सच है, उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। पॉजेस ऑल नॉलेज, सारा नॉलेज वेदास में लिखा हुआ है। एसेंस ऑफ वेद क्या है? धर्म है। धर्म क्या है? और बाई एग्जीक्यूशन ऑफ धर्म वन अर्न्स मेरिट विच लीड्स टू हेवन आफ्टर डेथ। तो अपना धर्म को हमको क्या करना है, मतलब ये जो ड्यूटी हमारी वो हमको फॉलो करनी है, तब जाके हमको मेरिट के बेसिस पे डेथ के बाद हेवन में भेजा जाएगा। देन वेदांत और उत्तर मीमांसा 6 सब स्कूल है इसके अंदर, और ये सबसे बड़ी फिलोसॉफी है। पहले बाकी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सांख्य के फिलोसोफर कौन है? एक बार सारी फिलोसॉफी को लिख लेते हैं। इंडियन फिलोसॉफी ऑर्थोडॉक्स वाली, तो ऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफी में कौन कौन सा? सांख्य, देन और कौन सा पढ़ा था? योग, फिर वैशेषिक, देन पूर्व मीमांसा, एंड देन उत्तर मीमांसा या फिर वेदांत है। इसको लास्ट में करेंगे। 3 4 5, एक तो और छूट गया। सांख्य, योग, न्याय छूट गया है। ठीक है, तो मैंने तो ऐसे याद रखा है, कोई भी संख्या है उसको क्या करेंगे? योग करेंगे। योग करेंगे तो न्याय मिल जाएगा। न्याय मिलेगा कैसा? विशेष वाला न्याय। फिर पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, बस खत्म। सांख्य के कौन है? कपिल मुनि है। योग के पतंजलि है। वैशेषिक के विशेष कणत। फिर न्याय है तो न्याय कौन करेंगे? गौतम, तो गौतम मुनि। पूर्व मीमांसा का जामिनी, एंड उत्तर मीमांसा के तो अलग अलग और सब स्कूल है ना, तो पर्टिकुलर एक को हम नहीं बोल सकते कि कौन है फाउंडर। तो ये हो गया। योग है, ये किसकी बात करते हैं? लिबरेशन के लिए योग की बात करेंगे। सांख्य है, वो किसकी बात करेंगे? सांख्य स्कूल के अकॉर्डिंग। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि किससे लिबरेशन मिलेगा। देन न्याय वाले हैं, वो क्या बात करते हैं? नॉलेज की बात करते हैं। फिर वैशेषिक वाले हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर भी कुछ नहीं बताया गया। देन पूर्व मीमांसा है, वो वेद की बात कर रहे हैं, कर्म की बात कर रहे हैं पूर्व मीमांसा वाले। तो पूर्व मीमांसा में ही बोला गया था कि कर्म करो तब जाके आपको हेवन में जगह मिलेगी। तो पूर्व मीमांसा वाले कर्म वाले हैं। ओके, देन वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा, जहाँ पर 6 सब स्कूल है, उसको याद कर लेते हैं। अद्वैतवाद है, विशिष्ट अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, द्वैताद्वैत है, द्वैताद्वैत, देन शुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद। ओके, तो कौन कौन से? डुअलिज्म, फिर नॉन डुअलिज्म, और उसके बाद फिर पता नहीं बाकी को और इंग्लिश में क्या कहते बोलते हैं, अचिंत्य भेदाभेद ऐसा करके। हिंदी में मुझे याद है, वैसे तो हिंदी में ही लिखा रहता है ऐसे अद्वैतवाद करके। तो अद्वैत, देन विशिष्ट अद्वैत, फिर द्वैत, फिर द्वैताद्वैत, फिर शुद्ध द्वैत, देन अचिंत्य भेद अभेद। सबसे फर्स्ट है जो अद्वैत की बात कर रहे हैं, मतलब कि नॉन डुअलिज्म, मतलब कि दो नहीं है, मतलब कि क्या है? एक है, मतलब मोनोइज्म की बात कर रहे हैं। तो अगर मोनोइज्म है, उसके फाउंडर कौन है? आदि शंकराचार्य अद्वैतवाद के फाउंडर है। तो ये बोलते हैं कि आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही है, क्योंकि अद्वैत बोला ना यहाँ पे, नॉन डुअलिज्म, मतलब दो नहीं है, पुरुष एंड प्रकृति दो अलग अलग नहीं है, मतलब आत्मा एंड ब्रह्म एक ही है, आर सेम इंडिविजुअल सेल्फ। नोइंग दिस डिफरेंस कॉजेज द लिबरेशन, और यही चीज़ आपको जब पता चल जाती है तो आपको लिबरेशन मिल जाती है। देन विशिष्ट अद्वैत, मतलब कि जो नॉन डुअलिज्म तो है, मतलब मोनिज्म है। ओके, कोई दो नहीं है, एक ही है, और एक है वो भी विशिष्ट है। और ये कौन है? इसके फाउंडर रामानुज है। तो ये बोलते हैं कि ऑल डाइवर्सिटी इज सबज्यूम्ड टू अ यूनिफाइड होल, सारी डाइवर्सिटी सबज्यूम हो जाती है एक यूनिफाइड होल में। तो यही क्या है? विशिष्ट अद्वैत। तो विशिष्ट वाले राम, तो विशिष्ट राम याद रख लेना। तो अद्वैत में हमने याद रखा कौन है? अद्वैत में आदि शंकराचार्य। फिर कौन है? विशिष्ट अद्वैत है, तो विशेष कौन है? राम है, तो रामानुज। देन द्वैत, तो दो है, अब ये डुअलिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो द्वैत है माधवाचार्य, तो ये बोलते हैं कि नहीं, ब्रह्म एंड आत्मा टू आर डिफरेंट एंटिटीज़, और ये बताते हैं भक्ति एज अ रूट टू इटर्नल साल्वेशन। तो अभी जब हमने लिबरेशन की बात की थी, जहाँ पे भक्ति ऑप्शन में था, वो द्वैत फिलोसॉफी की है। ठीक है, तो ब्रह्म एंड आत्मा अलग अलग है, ये बात करते हैं भक्ति की। ठीक है, और इसके फाउंडर कौन है? माधवाचार्य। तो दो है माधव, ऐसा याद रख लेना कि हमारे क्लास में 2 माधव, ऐसा सोच लेंगे।
देन द्वैताद्वैत है, इसके फाउंडर है निम्बारक। तो यहाँ पे द्वैताद्वैत क्या है, द्वैत प्लस अद्वैत, अगर इसको हम लोग संधि विग्रह जैसे करते हैं वैसा, तो द्वैत भी है, तो द्वैताद्वैत है, इसके फाउंडर है निम्बारक। तो डुअलिज्म एंड मोनिज्म दोनों ही एक है। ब्रह्म हाईएस्ट रियलिटी है एंड कंट्रोलर ऑफ ऑल, ये निम्बारक है। तो बस इसके फाउंडर का नाम याद रख लेना, हम लोग को ज़्यादा डीप में नहीं पूछ रहे हैं यूपीएससी ने प्रीलिम्स में, बस फाउंडर वगैरह कभी मैथ्स दी फॉलोइंग वगैरह में आ गया तो आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 1-2 बार पूछ चुका है, तो हमको इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देन शुद्धाद्वैत है, इसमें वल्लभाचार्य है, शुद्ध प्लस अद्वैत, तो बोथ गॉड प्लस इंडिविजुअल सेल्फ आर सेम नॉट डिफरेंट। देन अचिंत्य भेदाभेद चैतन्य महाप्रभु है, इसके फाउंडर। इंडिविजुअल सेल्फ इज बोथ डिफरेंट एंड नॉन डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्म जीवात्मन। तो अचिंत्य भेदाभेद चैतन्य महाप्रभु। अब चलो सबका नाम पहले याद रख लेते हैं। लेट मी यूज डिफरेंट कलर पेन। ओके, सो अद्वैत, अद्वैत मतलब कि दो नहीं है, मतलब सिंगल है, मोनोइज्म। और मोनोइज्म है कौन, शंकर, ठीक है। तो शंकर भगवान एक है, माधव दो है, विशेष राम है, और निम्बारक को हम नींबू करके याद रखेंगे, ठीक है। तो नींबू है वो दो है एक है, मतलब द्वैत अद्वैत, तो द्वैत प्लस अद्वैत, तो द्वैत मतलब डुअलिज्म एंड अद्वैत मतलब कि नॉन डुअलिज्म, मतलब एक है। शुद्धाद्वैत मतलब कि शुद्धाद्वैत, शुद्ध प्लस अद्वैत मतलब कि मोनोइज्म एक ही है, लेकिन वो भी शुद्ध है। तो इसमें कौन आ जाएंगे, वल्लभाचार्य। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि शुद्ध भाईचारा है हमारा। फिर बाकी सब में तो शुद्ध नहीं लिखा हुआ है ना, इसमें शुद्ध भाईचारा, तो वल्लभाचार्य। देन अचिंत्य भेदाभेद, तो चिंत्य से ही चैतन्य याद रख लेंगे तो हो गया बस। अब कैसे कैसे हमने जो याद रखा वो वापस से रिकॉल करते हैं। अगर बोलेगा अद्वैत, अद्वैत से अ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम याद रख लेंगे आदि शंकराचार्य। यहाँ पर भी अ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन चिंत्य है तो चैतन्य महाप्रभु हमको देखते ही याद आ जाएगा। शुद्ध है तो शुद्ध से क्या याद रख लेना है, भाईचारा, तो वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैत। एंड विशेष है कौन, विशेष है तो राम, तो रामानुज। द्वैत बोलेगा तो दो है कौन, माधवाचार्य। एंड दो है एक है, द्वैत अद्वैत, द्वैत भी है अद्वैत भी है, तो नींबू दो है एक है, नहीं समझ आ रहा। ओके, अब रिकॉल करते हैं। राइट, अद्वैतवाद कौन है, आदि शंकराचार्य, ठीक। देन विशेष क्या था, विशेष अद्वैत तो कुछ था, तो रामानुज। फिर अचिंत्य भेदाभेद, तो चैतन्य महाप्रभु। फिर द्वैत अद्वैत, दो है एक है, निम्बारक। और शुद्ध अद्वैत, तो शुद्ध भाईचारा, वल्लभाचार्य। 3 4 5, एक छूट गया, कौन सा है, द्वैत, हाँ, दो है कौन, माधवाचार्य, तो द्वैत से माधवाचार्य हो गया। सारी फिलोसॉफी हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन cosmogonic ideas, the sequential order of the cycle of 4 युग is 4 युग का साइकिल हमको बताना है, वो भी क्रोनोलॉजी में सिक्वेंशियल ऑर्डर में बताना है। तो पहले कौन सा था, डायरेक्टली याद रख लेते हैं। कृत, त्रेता, द्वापर एंड देन काली युग। इनमें से क्या है, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन कॉस्मोजेनिक आइडियाज़ द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द साइकिल ऑफ 4 युग। सिक्वेंशियल ऑर्डर ऐसा ही सीक्वेंसेस है, इधर से इधर जा रहे हैं। कृत, त्रेता, द्वापर, काली, ठीक है। कृत, त्रेता, द्वापर, काली, तो द्वापर युग के बाद काली युग आया। काली युग हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, 3102 BC, राइट। उससे पहले था द्वापर युग, तो द्वापर, काली, और इधर का कृत, त्रेता, के देन टी, फिर डी, फिर के टी डी के, ऐसे तो खैर याद नहीं रह पाएगा। कृत, त्रेता, द्वापर, काली, द्वापर के बाद काली है, कृत के बाद त्रेता है,
ये त्रेता युग, फिर द्वापर युग, ये तो हम लोग सुनते ही हैं ना। तो 3 के बाद फिर 2, फिर 2 के बाद काली, त्रेता, द्वापर, और इससे पहले कृत। ठीक है, ये तो याद रख ही सकते हैं ऐसा करके, इसको लिख भी लेते हैं। कैसे याद रखा हमने? कृत 3 2, ये त्रेता है, ये द्वापर है, एंड देन काली। तो के से स्टार्ट हो रहा है, के से एंड 3 2, अब ये याद हो जाएगा। देन नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स फिगर्ड इन द न्यूज़ रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ द देवदासी। कौन सा टेम्पल है जिसको फिगर किया गया था न्यूज़ में उस टाइम पे जो न्यूज़ में था देवदासी के लिए। तो देवदासी है वो प्रैक्टिस है जहाँ पे जो जगन्नाथ टेम्पल पुरी में की जाती है, देवदासी प्रैक्टिस। अब बाकी सारे टेम्पल के नाम पर भी हमको थोड़ा बहुत रिसर्च करके पढ़ना होगा, और यूपीएससी ने इनसे पूछा भी था, जैसे 64 योगिनी टेम्पल है, ये पूछ चुका है यूपीएससी। तो अब हमको यहाँ पर से क्या क्या याद रखना है, उनके लोकेशन के नाम, जैसे जगन्नाथ टेम्पल पुरी, ओके, और ये कभी भी न्यूज़ में आता है तो उसके बारे में थोड़ा और नॉलेज हमको गैदर करते हुए यहाँ पर भी लिख लेना है। तो जगन्नाथ टेम्पल ये कहाँ पर है? पुरी में है। को थोड़ा और लाइटन करते हैं। जगन्नाथ टेम्पल पुरी ओडिशा में, ओके। फिर पशुपतिनाथ टेम्पल काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। फिर कांदरिया महादेव टेम्पल खजुराहो, ये है मध्य प्रदेश में। 64 योगिनी टेम्पल भेदाघाट, ये भी मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। मोरेना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। अब 1 बाय 1 देखते हैं। जगन्नाथ टेम्पल पुरी के बारे में थोड़ा सा सर्च किया था मैंने, देख लेते हैं। ऑफन रिफर्ड वाइट पैगोडा भी बोलते हैं, तो जगन्नाथ टेम्पल को वाइट पैगोडा भी बोलते हैं। हिंदू टेम्पल है, जगन्नाथ बोल रहे हैं तो जगन्नाथ भगवान तो हिंदू गॉड का ही नाम है। तो कौन से भगवान को जगन्नाथ भगवान बोलते हैं? विष्णु भगवान, ओके। तो यहाँ पर यूपीएससी ट्वीक कर सकता है, जगन्नाथ टेम्पल के मेन डाइटी है कृष्ण भगवान या फिर राम भगवान डाल देते हैं, तो विष्णु भगवान है। देन बिल्ट ड्यूरिंग रेन ऑफ अनंत वर्मन ऑफ गंगा डायनेस्टी इन 12th सेंचुरी। तो ये इससे याद रखने के उस टाइम पे उड़ीसा में 12th सेंचुरी के टाइम पे गंगा डायनेस्टी वाज रूलिंग एट दैट टाइम, और कौन थे? अनंत वर्मन। बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो ये जगन्नाथ टेम्पल था पुरी में, मतलब जगन्नाथ टेम्पल है जो पुरी में, वो कब बनाया गया था? अनंत वर्मन ऑफ गंगा डायनेस्टी इन 12th सेंचुरी। रथ यात्रा के टाइम पे जगन्नाथ टेम्पल बहुत न्यूज़ में रहता है। 1 of 4 सैक्रेड पिलग्रिमेज साइट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का। देन बिकॉज ऑफ द वाइट कलर के कारण इसको वाइट पैगोडा बोलते हैं, तो जगन्नाथ टेम्पल पुरी। अब क्या रिकॉल करना है हमको? जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, वाइट पैगोडा है और ये उड़ीसा में है, विष्णु भगवान का टेम्पल है, एंड गंगा डायनेस्टी के अनंत वर्मन के टाइम पे बना था, एंड यूनेस्को की जो सेक्रेड हेरिटेज साइट है उन 4 में से एक साइट यही है, ठीक है। फिर देवदासी है, इसमें होता क्या है? देवदासी गर्ल डेडिकेटेड टू वर्शिप एंड सर्विस ऑफ डाइटी और टेम्पल फॉर रेस्ट ऑफ हर लाइफ। तो अपनी पूरे लाइफ टाइम के लिए वो डाइटी या फिर टेम्पल की ही सर्विस करेगी, तो उसको बोलते हैं देवदासी, देव की दासी। डाइटी है उनके लिए डेडिकेटेड रहेगी दैट गर्ल। कंसिडर्ड एज ह्यूमन वाइफ ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, तो देवदासी को माना जाता है कि वो ह्यूमन वाइफ है लॉर्ड जगन्नाथ कौन? विष्णु भगवान। तो ह्यूमन वाइफ है लॉर्ड जगन्नाथ की। मोर वाइड स्प्रेड है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, देवदासी प्रथा है वो सदर्न इंडिया में ज़्यादा वाइड स्प्रेड है एज़ कम्पेयर टू, मतलब कि वाइड स्प्रेड था एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। वर्ड देवदासी फर्स्ट टाइम अर्थशास्त्र में लिखा गया था, दैट वाज रिटन बाय कौटिल्य। तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में सबसे पहली बार देवदासी वर्ड का जिक्र किया था, राइट। देन पशुपतिनाथ टेम्पल है काठमांडू में, ये हिंदू टेम्पल है डेडिकेटेड टू शिवा। अब हम लोग पशुपतिनाथ का जो सील है ये हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला था, तो उस टाइम पे भी वो क्या था? शिवा ही था। तो ये हिंदू टेम्पल भी डेडिकेटेड होगा कौन से गॉड को? शिवा। लोकेटेड ऑन बोथ बैंक्स ऑफ बागमती रिवर, ये नेपाल से फ्लो होकर जाती है, वहाँ पर है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, तो काठमांडू ये पशुपतिनाथ टेम्पल काठमांडू में है, नेपाली पैगोडा स्टाइल में बनी हुई है, ओके। एंड देन कंदारिया महादेव टेम्पल खजुराहो का, ये भी बहुत फेमस है। कंदारिया महादेव टेम्पल खजुराहो, महादेव बोल रहे तो कौन से गॉड होंगे? डेडिकेटेड टू शिवा। कंस्ट्रक्टेड बाय धंगदेव ऑफ चंदेला डायनेस्टी, तो खजुराहो में उस टाइम चंदेला डायनेस्टी के टाइम पे धंगदेव है उन्होंने बनाया था, ओके।
फिर है 64 योगिनी टेम्पल भेदाघाट, ये मध्य प्रदेश के मोरेना डिस्ट्रिक्ट में, भेदाघाट मोरेना MP, ठीक है। तो ऑल्सो नॉन एज दी गोलकी मठ भी बोलते हैं इसको, 64 योगिनी टेम्पल है उसको गोलकी मठ भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ दी सर्कुलर लॉज। वन ऑफ इंडियाज योगिनी टेम्पल, योगिनी टेम्पल मतलब बहुत सारे इंडिया में वैसे, तो उनमें से एक है ये 64 योगिनी टेम्पल, ये योगिनी के ऊपर है। एक्सेप्शनली इट हैज़ 81 श्राइन्स रादर देन 64 योगिनी, भले इसका नाम 64 योगिनी है लेकिन यहाँ पे 81 श्राइन्स है। तो ये यहाँ पर UPSC घुमा सकता है कि इनमें 64 श्राइन्स है, नहीं 81 श्राइन्स है, बट शुरू में 64 मिले थे तो उसी के नाम पे 64 योगिनी नाम रख दिया गया था, लेकिन बाद में और श्राइन्स मिल गए तो 81 श्राइन्स थे। लार्ज टेम्पल इज़ ऑन हिल टॉप, बहुत बड़ा टेम्पल है, हिल टॉप के ऊपर है, अबो रिवर नर्मदा इन भेदाघाट मध्य प्रदेश। तो नर्मदा रिवर के ऊपर हिल टॉप में है ये टेम्पल, भेदाघाट मध्य प्रदेश मोरेना डिस्ट्रिक्ट में है। देन 64 योगिनी टेम्पल है, इसको एकातारसो महादेव टेम्पल भी बोलते हैं, एकातारसो महादेव टेम्पल भी बोलते हैं। और योगिनी में कौन है, दुर्गा माँ है, एंड 64 योगिनी शिवा इन सेंट्रल, दुर्गा एंड 64 योगिनीस है, एंड शिव भगवान है वो सेंटर में, ठीक है, शिव भगवान है वो सेंटर में, और 64 योगिनी एंड दुर्गा है अराउंड में। तो ये सर्कुलर लॉज है, तो ये था, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर मोस्ट मेंशन इन अर्ली वैदिक लिटरेचर, अर्ली वैदिक लिटरेचर है उसमें सबसे ज़्यादा कौन से रिवर के बारे में मेंशन है, तो सिंधु रिवर, सिंधु इज़ इंडस रिवर, ओके। शतद्री कौन सा है रिवर, गंगा, सरस्वती। तो पहले तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिवर सिंधु रिवर को ही माना जाता था और उसी का ही मेंशन सबसे ज़्यादा है। अर्ली वैदिक लिटरेचर ऋग्वेद में सिंधु मोस्ट मेंशन है, सरस्वती है वो मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर है, गंगा है वो उसका मेंशन एक बार है, यमुना रिवर का मेंशन 3 बार है। वरना हमेशा हम लोग गंगा यमुना जब भी बोलते हैं तो हम लोग गंगा रिवर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बट लिटरेचर जो ऋग्वेद है उसमें यमुना रिवर को 3 बार मेंशन किया गया है, गंगा रिवर को 1 बार, एंड कृष्णा रिवर तो 1 बार भी मेंशन नहीं है। सरस्वती वर्सेस यमुना, सरस्वती रिवर है उसको बताया गया है ऋग्वेदा में कि ये बिटवीन यमुना एंड सतलज रिवर के बीच में फ्लो होती है। तो इधर गंगा, देन दिस इज यमुना, एंड सतलज रिवर जो वेस्ट में है उसके बीच में यहाँ पर सरस्वती रिवर फ्लो होती है, ठीक है। तो सिंधु रिवर है वो मोस्ट मेंशन्ड है, सरस्वती रिवर मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर है, मोस्ट पायस रिवर भी बोला गया है इसको, और सबसे ज़्यादा मेंशन यमुना रिवर का है, मतलब मोस्ट मेंशन तो सिंधु रिवर है, बट गंगा यमुना एंड कृष्णा रिवर में यमुना 3 बार, गंगा 1 बार, एंड कृष्णा 0 टाइम्स मेंशन है। और सरस्वती रिवर है वो यमुना एंड सतलज रिवर के बीच में है सरस्वती रिवर जो फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर तो हमको याद रख लेना कि सिंधु रिवर है जो अर्ली वैदिक लिटरेचर में मोस्ट मेंशन्ड रिवर है, सबसे ज़्यादा बार सिंधु रिवर को मेंशन किया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर, कौन सा अर्ली जैन लिटरेचर का पार्ट नहीं है। तो अब पढ़ते हैं 1 by 1। थेरी गाथा, अकारंग सूत्र, सूत्र कृतंग, बृहत कल्प सूत्र। तो ये सब जो सूत्र वाले हैं ना, ये तो जैन लिटरेचर के ही पार्ट है। जब हम जैन लिटरेचर का सारा पढ़ेंगे कि कौन कौन से 12 अंग एंड 12 उप अंग थे, तो उनमें सूत्र, अकारंग सूत्र, सूत्र कृतंग, बृहत कल्प सूत्र, ये सब जैन लिटरेचर के ही है। तो थेरी गाथा ही है जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो मेरी थेरी गाथा विल बी द आंसर। अब यहाँ पर अकारंग सूत्र की बात की गई है जो कि ओल्डेस्ट जैनिज्म का टेक्स्ट है, फर्स्ट ऑफ 12 अंग, वही मैंने बताया कि 12 अंग 12 उपअंग है, उनमें से अकारंग सूत्र है वो फर्स्ट अंग है, पार्ट ऑफ अगमास विच वर कंपाइल्ड बेस्ड ऑन दी 24th तीर्थंकार महावीर की टीचिंग। तो जो 24th तीर्थंकार है जैनिज्म के, कौन, महावीरा, उनकी टीचिंग्स के बेसिस पे ये अगमास है उनको क्या किया गया, कंपाइल किया गया है, और ऐसे करके 12 अंग बनाए गए हैं, और उनमें से फर्स्ट अंग है दैट इज अकारंग सूत्र। सूत्र कृतंग ये सेकेंड अंग है 12 अंग का ऑफ जैनिज्म, श्वेतांबर रिटन बाय द गंधार सुधारमा स्वामी इन अर्धमागधी प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है। फिर बृहत कल्पसूत्र जैन टेक्स्ट है ये, कंटेनिंग बायोग्राफीज ऑफ जैनिज्म तीर्थंकार नोटेबल पार्श्वनाथ एंड महावीरा।
तो ये भी जैनिज्म का ही टेक्स्ट है। बृहत कल्पसूत्र कंटेन करता है बायोग्राफीज ऑफ जैनिज्म के तीर्थंकर। कौन कौन से जैन के तीर्थंकर, वो भी 23rd वाले जो कि पार्श्वनाथ थे, एंड 24th, इन दोनों की बायोग्राफीज को बृहत कल्पसूत्र में लिखा गया। तो ये याद रखना, बृहत कल्पसूत्र में पार्श्वनाथ और महावीर दोनों की बायोग्राफीज लिखी है, और बाद में मतलब और भी कई तीर्थंकर हैं जैनिज्म के जिनकी बायोग्राफीज लिखी गई है, इसलिए बहुत बड़ा बन गया, इसलिए बृहत कल्पसूत्र। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। कौन सा बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों के लिए कॉमन है? अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पिनेंस एंड एन्जॉयमेंट। तो एक्सट्रीम है उनको अवॉइड करना, ये तो बुद्धिज़्म है वो एडवोकेट करते हैं कि मिडिल पाथ होना चाहिए, बट जैनिज्म है वो एडवोकेट करते हैं कि एक्सट्रीम पिनेंस एंड एस्केटिक्स लाइफ को। देन बाकी इनडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास, तो अथॉरिटी है वेदा की, उसको दोनों ही रिजेक्ट करते हैं। हमने अभी ही देखा था, अनऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफी से दोनों बिलोंग करते हैं, बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों ही, तो दोनों ही इनडिफरेंस है टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास। यस। डिनाइल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स, हाँ रिचुअल्स वगैरह को भी डिनाई करते हैं। फिर नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ, हाँ दोनों ही एडवोकेट करते हैं कि इंजरी नहीं पहुंचानी है एनिमल लाइफ को। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों ही क्या है, सही है। एंड फर्स्ट बस अलग है, जहाँ पर बुद्धिज्म मिडिल पाथ की बात करते हैं, जैनिज्म है वो एक्सट्रीम पिनेंस की बात करते हैं, एस्थेटिक लाइफ की बात करते हैं। In the context of ancient Indian society, which one of the following terms does not belong to the category of the other three? कौन सा इनमें से अलग है? ऑड वन आउट करना, मतलब कुल हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? फैमिली वगैरह के लिए, वंश, गोत्र एंड कोश। कोश है ये तो ट्रीजरी के लिए यूज़ होता है ना, तो ये तो नहीं होगा, ये अलग है। बाकी तीनों फैमिली के बारे में बता रहा है, तो कोश विल बी द डिफरेंट वन। Then who among the following is known for his work on medicine during the Gupta period? गुप्ता पीरियड के टाइम पे कौन अपने मेडिसिन के वर्क के लिए जाना जाता था? सौमिला, शौनक, शुद्रका, सुश्रुत। जाहिर सी बात है सुश्रुत है। कौन से टाइम पीरियड पे थे? गुप्ता। तो सुश्रुत जो है वो गुप्ता पीरियड के टाइम पीरियड पे थे, और उन्होंने लिखी है सुश्रुत संहिता। अब इसमें क्या के बारे में होगा? मेडिसिन के बारे में लिखे हैं, तो संस्कृत टेक्स्ट में है, रिटन बाय द सुश्रुत हिमसेल्फ, 6th century BC में लिखा गया है। वन ऑफ द थ्री क्या लिखा है? फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा। ओके, फाउंडेशनल टेक्स्ट है ये आयुर्वेदा का, सुश्रुत संहिता वन ऑफ दी। और भी है आयुर्वेदा के फाउंडेशनल टेक्स्ट, बट सुश्रुत संहिता वन ऑफ देम। कंटेन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द 1120 इलनेस के बारे में सुश्रुत संहिता ने उस टाइम पर लिखा, कब? 6th century BC की बात चल रही है। एंड डिस्क्रिप्शन बताया है 700 मेडिसिनल प्लांट के बारे में, 64 प्रिपरेशंस की बात की गई है फ्रॉम द मिनरल सोर्सेज, 57 प्रिपरेशंस बेस्ड ऑन द एनिमल सोर्सेज, 57 प्रिपरेशन बेस्ड ऑन द एनिमल सोर्सेज को यूज़ करके, मिनरल सोर्सेज को यूज़ करके, मेडिसिनल प्लांट को यूज़ करते हुए 1120 इलनेस के बारे में डिस्क्रिप्शन सुश्रुत संहिता में लिखा गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत है वो भी गुप्ता पीरियड के टाइम पे थे। एक हमने नटराज का याद रखा था, दैट वाज फ्रॉम चोला पीरियड, एंड ये सुश्रुत संहिता गुप्ता पीरियड। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है तो हमको याद रखना होगा कि कौन से टाइम पीरियड पे वो थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स वॉज इनवेरिएबली यूज्ड ग्रीन स्किस्ट एज द मीडियम? ग्रीन स्किस्ट एज मीडियम के रूप में कौन से स्कल्पचर्स में यूज़ किया गया? तो मौर्य वाले है, इसमें तो रेड वाला लिखा गया था ना, रेड वाला से। देन मथुरा वाले में रेड है, रेड सैंडस्टोन। मौर्य का तो अलग ही है, साइनी वाला वो है, तो यहाँ पर तो नहीं। देन भरहुत स्कल्पचर, गंधार स्कल्पचर, तो गांधार वो वाला अफगानिस्तान वाला एरिया, तो भरहुत स्कल्पचर इज दैट ओनली वन। तो भरहुत को ऐसा हम लोग याद रख लेंगे कि ग्रीन कलर भर भर के डाल दिया है, भर भर के यूज़ करो स्कल्पचर में। ठीक है, तो ग्रीन भर भर के, तो भरहुत, ग्रीन स्किस्ट भरहुत स्कल्पचर, देखते ही याद आ जाना चाहिए कि हाँ ये इसी का ही है। ठीक है, भरहुत स्तूपा है, भरहुत स्तूपा के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। एस्टैब्लिश्ड बाय द मौर्य किंग अशोक इन 3rd century BC, many workers added during Sunga period from 2nd century BC। ओके, तो भरहुत स्तूपा है किसने एस्टैब्लिश किया है? मौर्य किंग अशोक ने,
3rd सेंचुरी BC में। मैनी वर्क्स एडेड ड्यूरिंग सुंगा पीरियड के टाइम पे बहुत सारे वर्क ऐड किए गए थे फ्रॉम 2nd सेंचुरी BC। देन है यहाँ पर नेक्स्ट मैच लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। विशाखा दत्ता ड्रामा लिखा है इन्होंने, विशाखा दत्ता। अब किसने लिखा है वो भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो किसका है ये, सॉरी ये तो ऑथर है ना, विशाखा दत्ता ने क्या क्या लिखा है वो है, ठीक है। तो अभी हम लोग और बहुत सारा देखेंगे विशाखा दत्ता ने क्या क्या लिखा है। देन वराह मिहिर है वो एसोसिएटेड है एस्ट्रोनॉमी से। देन चरक है वो मेडिसिन, ब्रह्मगुप्ता है वो मैथ्स। तो अभी से एकदम याद रख लेते हैं। विशाखा दत्ता ने ड्रामा लिखा हुआ है, वराह मिहिर है वो एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड है, ऐसा याद रखेंगे। तो मिहिर है वो एस्ट्रोनॉमी, आकाश में जो आसमान में जो यूनिवर्स में दिखते रहता है ना प्लैनेट्स वगैरह, ये सब एस्ट्रोनॉमी। चरक है वो मेडिसिन, इन्होंने चरक संहिता लिखा है। ब्रह्मगुप्ता मैथ्स, तो गुप्ता लोग मैथ्स में अच्छे रहते हैं, ऐसे याद रख लेना। गुप्ता मैथ्स, मिहिर है वो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है करके मिहिर को याद रख लेना। चरक है वो मेडिसिन एंड विशाखा दत्ता ड्रामा, ये तो पता ही है ऑथर है ये। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया अलाउस डाइवोर्स ऑफ अ वाइफ डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड। तो कौन सा टेक्स्ट है एंशिएंट इंडिया का जो अलाउ करता है डाइवोर्स देने को वाइफ को जिसको हस्बैंड ने डिजर्ट कर दिया है। इंडिया अलाउस डाइवोर्स टू अ वाइफ डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड। तो कामसूत्र तो अलग ही है। शुक्र नीतिसार, मानव धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र इज द राइट आंसर। तो अर्थशास्त्र जिसको लिखा है कौटिल्य ने, और यहाँ पर और क्या लिखा है मैंने, अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य। इन दिस मोक्ष वर्ड यूज्ड फॉर डाइवोर्स। अच्छा, मोक्ष वर्ड यूज़ किया गया है डाइवोर्स के लिए, एग्जैक्टली डाइवोर्स वर्ड यूज़ नहीं किया गया बल्कि मोक्ष वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। और क्या क्या है अर्थशास्त्र के बारे में, चाणक्य संस्कृत ट्रेटाइज है ऑन स्टेट क्राफ्ट। तो अर्थशास्त्र है क्या, अर्थशास्त्र लिखा गया है चाणक्य के द्वारा, और ये संस्कृत ट्रेटाइज है स्टेट क्राफ्ट के बारे में, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ते भी मिलिट्री स्ट्रैटेजी में कौन कौन सा, शाम, दाम, दंड, भेद, ठीक है। देन मानव धर्मशास्त्र क्या है, बाकी ऑप्शन को भी हमको एक्सप्लोर करना ना। तो मानव धर्मशास्त्र है ये मनुस्मृति है, ठीक है, ये इसी को ही मनुस्मृति बोलते हैं। इसको लिखा किसने, और मतलब और लॉ ऑफ द मनु, लॉस ऑफ मनु अमंग धर्मशास्त्र ऑफ हिंदुज़म इन संस्कृत में लिखी गई है। और यही मानव धर्मशास्त्र मनुस्मृति के बारे में यूपीएससी ने 2020 में पूछा। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन से ही उन्होंने फ्रेम किया, तो हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किसने क्या क्या है इसके बैकग्राउंड में। अभी यहाँ पर मैंने मनुस्मृति के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा है क्योंकि उस वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी वहाँ पर डिटेल में लिख दिया है, ठीक है। देन कामसूत्र इज द प्रिंसिपल ऑफ द लव, नीदर एक्सक्लूसिवली नॉर प्रीडोमिनेंटली सेक्स मैनुअल और सेक्स पोजिशंस। तो यहाँ पे सिर्फ प्रीडोमिनेंटली सेक्स मैनुअल एंड सेक्स पोजिशंस के बारे में ही बात नहीं की गई है बल्कि प्रिंसिपल्स ऑफ लव के बारे में भी है। तो जैसा हमारा परसेप्शन रहता है कामसूत्र के बारे में, उसके अलावा भी इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ लव के बारे में भी है। संस्कृत टेक्स्ट ऑन सेक्सुअलिटी, इरोटिसिज्म एंड इमोशनल फुलफिलमेंट की बात की गई है, तो ये भी संस्कृत में लिखा गया है। देन एट्रीब्यूटेड टू वात्सायन ने लिखा है कामसूत्र को, वात्सायन, ओके। देन शुक्रनीतिसार सिस्टम ऑफ मोरल्स, पार्ट ऑफ धर्मशास्त्र, कोड ऑथर्ड बाय द शुक्राचार्य ऑल्सो नोन एज उसानास ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। सिस्टम ऑफ मोरल्स, शुक्र नीतिसार, नीति बोल रहा है तो मतलब कुछ नियम कानून होंगे, तो मोरल्स के बारे में सिस्टम है, पार्ट है ये धर्मशास्त्र का, कोड ऑथर्ड बाय शुक्राचार्य। तो शुक्र से ही याद रखना होगा, जनरली इनका नाम भी इनके जो बुक वगैरह हैं उन्हीं से रिलेटेड रहता है। तो शुक्राचार्य उन्होंने लिखा है शुक्र नीतिसार, उनको उसानास भी बोलते हैं। तो अगर मैच दी फॉलोइंग में उसानास लिखा हुआ रहेगा तो शुक्र नीतिसार से मैच करना होगा, ठीक है। शुक्राचार्य उसानास ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। गुप्ता है वो कौन से, ओके चंदेला, अच्छा उनकी टेरिटरी से मैच करना है। तो गुप्ता है वो देवगढ़ वाले एरिया में, चंदेला खजुराहो, फिर खजुराहो ये तो एमपी वाला है ना,
देन चालुक्य बादामी, पल्लव पड़ामलई। ओके, तो गुप्ता देवगढ़। फिर अब हम लोग इसका ऐसे याद रख लेंगे क्योंकि गुप्ता के टाइम पे बहुत ज़्यादा टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। तो गुप्ता का देव का गढ़, चंदेला खजुराहो। फिर है चालुक्य, तो चालू कैसे होते हैं, बादाम खा के। देन पल्लव पड़ामलई। ओके, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अशोक स्टोन पिलर इज इनकरेक्ट। अशोक के स्टोन पिलर के बारे में कौन सा गलत स्टेटमेंट है। हाईली पॉलिश्ड, हाँ ये तो होते थे अशोक के पिलर्स। देन दीज आर मोनोलिथिक, यस मोनोलिथिक होते थे, मतलब कि एक ही रॉक को कट करके बनाया जाता था पिलर को, तो यस दैट इज़ करेक्ट। देन द शाफ्ट ऑफ पिलर्स इज टेपरिंग इन शेप, जो शाफ्ट रहता था पिलर का वो टेपर होते जाता था शेप में, तो नीचे ब्रॉड ऊपर ऐसे टेपर होता जाता था, मतलब कम, मतलब इसका जो डायमेंशन है वो कम होता जाता था। ठीक है, यस ये भी सही है। देन दीज आर पार्ट्स ऑफ द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स, ये पार्ट थे स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर के, नो दैट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि ये स्टैंड अलोन स्ट्रक्चर होते थे अशोका के जो स्टोन पिलर्स थे, तो अलग, ये तो गलत दिया हुआ है, बाकी इन तीनों करेक्ट है। अशोक स्टोन पिलर मेंट टू स्प्रेड हिज धम्म, तो अशोक है वो ये जो स्टोन पिलर बनवाते थे वो अपने धम्म को स्प्रेड करने के लिए बनवाते थे, राइट, क्योंकि उनमें इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए होते थे। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंसेंट इंडिया वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, कौन से स्क्रिप्ट है जो राइट टू लेफ्ट लिखे जाते हैं, तो दिस इज़ राइट, दिस इज़ लेफ्ट। अभी हम लोग यूजुअल लिखते हैं दैट इज़ लेफ्ट फ्रॉम राइट, एंड नेक्स्ट लाइन में अगेन लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है कि राइट टू लेफ्ट कौन सा है, राइट टू लेफ्ट। ओके, तो जो खरोष्ठी स्क्रिप्ट है वो जाता है राइट टू लेफ्ट। ओके, तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर, बाकी सब लेफ्ट टू राइट जाता है। ठीक है, तो अभी जैसा हम लोग लिखते हैं वो वैसे ही पहले ब्राह्मी में भी लिखा जाता था, शारदा है उसमें भी लिखा जाता था, देन नंद क्या लिखा है, नंदनगरी उसमें भी लेफ्ट से राइट लिखा जाता था, बस खरोष्ठी स्क्रिप्ट है वो राइट से लेफ्ट लिखा जाता था। तो ये याद रख लेना, खरोष्ठी लग भी रहा कि खरोच के लिखा गया तो उल्टा लिख रहे हैं लोग, तो ऐसे सोच लेना राइट टू लेफ्ट। ओके, नंदनगरी है ये लैंग्वेज संस्कृत कन्नड़ में लिखी जाती है। ओके, देवनागरी टाइप का ही है नंदनगरी आई गेस, तो लेफ्ट टू राइट है। ब्राह्मी लेफ्ट टू राइट, शारदा लेफ्ट टू राइट। ओके, तो यहाँ पर खरोष्ठी स्क्रिप्ट है बस। खरोष्ठी स्क्रिप्ट डेसिफर्ड बाय दी, किसने डेसिफर्ड किया था, जेम्स प्रिंसेप ने डेसिफर्ड किया था, एंड ये जेम्स प्रिंसेप अशोक के टाइम पे थे, यूजिंग बाइलिंगुअल कॉइन्स एंड बाइलिंगुअल कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक पीरियड, तो यूज़ करते हुए बाइलिंगुअल कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक पीरियड उन्होंने डेसिफर किया था खरोष्ठी स्क्रिप्ट को, तो ये भी याद रख लेना। तो खरोष्ठी स्क्रिप्ट वॉज डेसिफर्ड बाई जेम्स प्रिंसेप एंड दैट इज़ रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो खरोष्ठी स्क्रिप्ट है वो आज के जो जिस वे में हम लिखते हैं उसका उल्टा है। द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेत एंड यम एंड नचिकेत के बीच का फेमस डायलॉग है वो मेंशन्ड है कहाँ पर, तो दैट इज़ मेंशन्ड इन कथोपनिषद। तो कथा है, सोच लेना कि नचिकेत एंड यम के बीच का जो भी कहानी है, कथा मतलब कहानी होता है ना, तो कथोपनिषद में है। बाकी चांदोग्य उपनिषद क्यों फेमस है, सामवेद के लिए। देन मुंडक उपनिषद, इसमें मुंडक उपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है, ये भी याद रख लेना। तो मुंडक उपनिषद अथर्ववेद, फिर केनो उपनिषद, तालवाकर उपनिषद सामवेद, ऑप्शन तालवाकर उपनिषद सामवेद। ठीक है, फिर यहाँ पे कथोपनिषद के बारे में और कुछ लिखा है मैंने शायद, कथोपनिषद कॉन्वर्सेशन बिटवीन नचिकेत एंड यम तो हमको पता है गॉड ऑफ डेथ है, एंड गुरु भी है नोअर ऑफ सीक्रेट्स, एंड नचिकेत है वो सीकर है। ठीक, एंड देन मिलिंद पान्हो इज इन फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन द किंग मिनांडर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। तो जो मिलिंद पान्हो है वो डायलॉग है बिटवीन किंग मिनांडर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क और नागसेन। ओके, अच्छा यही पता करना था, तो नागसेन बुद्धिस्ट मॉन्क थे एंड मिनांडर। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सी बातें याद रखनी है, नागार्जुन अलग है, नाग भट्ट अलग है, कुमारिल भट्ट अलग है। अगेन यूपीएससी यूज़ कर सकता है। मिनांडर तो किंग थे इंडो ग्रीक के, मिनांडर। ओके, नागसेन थे वो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, और साथ ही साथ सारवस्ती वदिन बुद्धिस्ट सेज, तो बुद्धिज़्म में भी अलग अलग सेक्ट है ना, तो इसमें सारवस्ती वदिन सेक्ट से बिलोंग करते थे।
His answer to question of Milind, Indo-Greek king, recorded in Milinda Panho and Northwest India. नागसेन भिक्षु सूत्र संस्कृत में, ओके। तो नागसेन भिक्षु सूत्र में भी लिखा गया, नागसेन भिक्षु सूत्र संस्कृत में लिखा गया ये। देन नागभट्ट कौन है? नागभट्ट है वो फाउंडर है प्रतिहार डायनेस्टी के, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है ना, उसके फाउंडर है नागभट्ट। तो नाग से हमारी रक्षा कौन करेगा? गुर्जर प्रतिहार, ओके। इन नॉर्थ इंडिया रूल्ड अवंती मालवा रीजन प्रेजेंट मध्य प्रदेश। तो ये वाला एरिया था गुर्जर प्रतिहार का, यहीं पर ही फाउंडर थे प्रतिहार डायनेस्टी की नागभट्ट। फिर नागार्जुन है वो कौन है? नागार्जुन है वो महायान बुद्धिज़्म के फिलोसोफर है और इन्होंने मध्यमिका कारिका सूत्र भी लिखा है नागार्जुन ने। तो ये मध्यमिका कारिका इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है ऑन मध्यमका फिलोसॉफी ऑफ एम्पटीनेस। तो ये मध्यमा स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म के फाउंडर भी है नागार्जुन, तो नागार्जुन को याद रख लेना। तो नागार्जुन है वो मध्यमिका कारिका सूत्र के को लिखा भी है इन्होंने, एंड ये मध्यमका स्कूल के फाउंडर भी है, ये भी बुद्धिज़्म के है। और नागसेन है वो भी बुद्धिज़्म, बट नागसेन है वो बुद्धिस्ट मॉन्क है। बस नागसेन के बारे में बस एक ही है कि वो ये मिनांडर के क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, तो मिलिंद पान्हा में वो डायलॉग लिखा हुआ है। बट नागार्जुन है वो मध्यमका कारिका, ऐसे याद रख लेना है। तो नगर है, नगर नागार्जुन नाग प्लस अर्जुन ऐसे याद रख लेना। दैट इज़ फ्रॉम महायान फिलोसोफर थे बुद्धिज़्म के। देन है कुमारिल भट्ट, हिंदू फिलोसोफर है एंड स्कॉलर ऑफ मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। हमने पढ़ा था पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। तो कुमारिल भट्ट है वो हिंदू फिलोसोफर एंड स्कॉलर ऑफ मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, फेमस फॉर हिज मीमांसा क्या लिखा हुआ है? मीमांसा श्लोक वर्तिका, ठीक है। वर्तिका मेनली रिटन इन सब कमेंट्री ऑफ सवारास कमेंट्री ऑन जामिनी पूर्व मीमांसा। तो अच्छा, पूर्व मीमांसा जो जामिनी का है उसी के सब कमेंट्री लिखा हुआ है मीमांसा श्लोक वर्तिका। तो ये है कुमारिल भट्ट का मीमांसा श्लोक वर्तिका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोक। ये भी हमने तो थोड़े देर पहले देखा था। तो कहाँ पर था? मशकी, जहाँ पे प्रियदर्शी अशोक ये नाम था ना, है ना, देव नाम प्रियदर्शी अशोक। रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, यही तो पढ़ा था मशकी अशोक। रायचूर डिस्ट्रिक्ट कहाँ? कर्नाटका। द्वाब ऑफ तुंगभद्रा एंड कृष्णा। रायचूर द्वाब हम लोग पढ़ते भी ना। रायचूर द्वाब कौन कौन से रिवर के बीच का है? कृष्णा एंड तुंगभद्रा। कृष्णा एंड तुंगभद्रा के बीच का जो द्वाब है दैट इज रायचूर द्वाब। देन बाकी ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं। कलसी रोमनदई इंस्क्रिप्शन है, फिर स्पेशल कलिंग एडिक्ट। तो पर्सनल नेम ऑफ अशोक कौन कौन से इंस्क्रिप्शन में मेंशन था? मस्की, गुर्जर। सबसे पहले तो मस्की में पता चला कि अशोक ही है। देन गुर्जर में भी था मेंशन बट बाद में मिला। नेत्तुर एंड उदय गुलाम। तो ये 4 नाम याद रख लेना। मस्की तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि मास्क लगा के अशोक का गुजारा हो रहा था नित मतलब रोज रोज, बट मास्क उड़ गया तो उड़े गुलाम, ओके। तो मस्की, गुर्जर, नेत्तुर, उदय गुलाम। देन यहाँ पर है भाबरू है क्या? हाँ, भाबरू है, ये राजस्थान में है। भाबरू राजस्थान थ्रोस लाइट ऑन द पर्सनल फेथ ऑफ द अशोक का पर्सनल फेथ के बारे में हमको कौन से इंस्क्रिप्शन से पता चलता है? भाबरू राजस्थान। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि अशोक के जो भाभो सा जैसे सीरियल नहीं था संध्या बिन्नी वाला, जो उसमें भाभो थी, तो वो भाभो के से पता चल गया कि अशोक किसके ऊपर बिलीव रखते हैं। देन रुमिनदई लुम्बिनी नेपाल में है। रुमिनदई इंस्क्रिप्शन टॉक्स अबाउट मौर्य टैक्सेशन सिस्टम। तो रुमिनदई में टैक्सेशन सिस्टम ड्यूरिंग अशोका टाइम पीरियड पे वो बताया गया, मौर्य के टाइम पे। लुम्बिनी नेपाल में है ये रुमिनदई, ठीक है, याद रख लेना। रुमिनदई नेपाल, क्योंकि रुमिनदई के इंस्क्रिप्शन के बारे में एक बार और यूपीएससी ने पूछा भी था, शायद याद नहीं आ रहा मुझे, ऑप्शन में था आई गेस। द फॉलोइंग मैप शोज 4 ऑफ द 16 महाजनपद दैट एग्जिस्टेड इन एंशिएंट इंडिया। कौन कौन से हैं ये? ऐसे मैप वाले क्वेश्चन तो पहले आते थे, अब नहीं आते। तो मत्स्य, अवंती, वत्स, अंग के बारे में, ओके। देन महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्व अवलोकितेश्वर वॉज
ऑल्सो नन एज। महायान बुद्धिज्म में जो बोधिसत्वा है अवलोकितेश्वर, उसको और किस नाम से जाना जाता है? वज्रपाणी तो नहीं है, पद्मपाणी है। ओके, पद्मपाणी। मंजूश्री तो फ्यूचर बुद्धा का नाम है। मैत्रेय नहीं, मैत्रेय फ्यूचर बुद्धा है, मंजूश्री है वो विजडम है, बुद्धास विजडम। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं। महायान बुद्धिज्म बोधिसत्व अवलोकितेश्वर वॉज ऑल्सो नोन एज पद्मपाणी, होल्डर ऑफ लोटस। और पद्मपाणी बोले ना तो पद्मा तो हम लोग लोटस को भी बोलते हैं, तो होल्डर ऑफ लोटस। और लोकेश्वरा लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड। वज्रपाणी, वज्र तो हमको पता ही है, जो वो थंडर बोल्ट को बोलते हैं ना, वज्र। एम्बॉडीज बुद्धास पावर को दिखाता है। मंजूश्री है वो बुद्धास का विजडम है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? प्रज्ञ। ओके, देन मैत्रेय है वो फ्यूचर बुद्धा है। मैत्रेय फ्यूचर बुद्धा है, बुद्धास की एम्बॉडीज बुद्धास एक्टिविटी। देन द सिल्वर कॉइन इशूड बाय द गुप्तास वर कॉल्ड। जो सिल्वर कॉइन इशू किया गया था गुप्ता टाइम पीरियड पे, उसको क्या बोला जाता था? तो सिल्वर कॉइन का नाम था रूपक। ठीक है, और दिनार था, दैट वाज द गोल्ड कॉइन। कर्स पणास होते थे, वो कॉइन्स को ही बस बोलते थे, पणास भी कॉइन को ही बोलते थे। कर्स पणा एंड पणा कॉइन का ही नाम था। इनिशियली यूज बाय द जनपद महाजनपद के टाइम पे यूज़ किया जाता था, जनपद महाजनपद टाइम पीरियड पे। देन कॉइन्स अनस्टाम्प्ड एंड स्टाम्प्ड। तो स्टाम्प्ड वाले रहते थे उसको आहत बोलते थे, मतलब आहत पहुंचाया है ना, तो यहाँ पे इससे सिंबल रहता था, तो स्टाम्प लगा होता था, उसको आहत बोलते थे। मेटालिक पीसेस फर्स्ट इशूड बाय द मर्चेंट्स एंड बैंकर्स। ये जो मेटालिक मतलब कॉइन्स है वो पहली इशू कौन करता था? मर्चेंट्स, एंड उसके बाद स्टेट इशू करने लगे। बेसिकली सिल्वर पीसेस स्टाम्प्ड विथ 1, 2, 5 और 6 रुपीज़। 16 रूपक इज इक्वल्स टू 1 गोल्ड कॉइन होता था। रूपक वॉज सिल्वर कॉइन। ठीक है, रूप सिल्वर, चांदी जैसा रूप सोच लेना। तो रूपक वॉज सिल्वर कॉइन ड्यूरिंग गुप्ता टाइम पीरियड पे। दिनार वॉज दी गोल्ड कॉइन। तो डेली तो गोल्ड नहीं पहन सकते ना, तो दिन में तो गोल्ड नहीं पहन सकते, चोरी हो जाता है, ऐसा याद करने के लिए। फिर 29 और 30 तक ही आज करेंगे। इसमें मैथ्स दी फॉलोइंग कर लेते हैं। तो वराह मिहिर हमने पढ़ा था, मिहिर को कौन एस्ट्रोनॉमी पसंद है। एंड विशाखा दत्ता ड्रामा लिखते हैं। सुद्रकन बिल्हन ये देख लेते हैं अभी। प्रबंध चिंतामणि पता नहीं है किसका लिखा हुआ है। देन क्या बोलते हैं, मृच्छ कटिकम, ये सुद्रका ने लिखा हुआ है। ठीक है, सुद्रका इज द ऑथर ऑफ मृच्छ कटिकम। फिर है बृहद संहिता, बहुत बड़ा संहिता, तो इसको वराह मिहिर ने लिखा है। वराह मिहिर है वो एस्ट्रोनॉमी के रूप के बारे में लिखते हैं, और उन्होंने पंच सिद्धांतिका भी लिखा है। तो हम कैसे याद रखेंगे? वराह अवतार है ना विष्णु भगवान का, वराह अवतार, तो 5 बार लिया उन्होंने, और बहुत बड़ा बड़ा वराह अवतार लिया, ऐसा याद रखने के लिए। तो वराह मिहिर पंच सिद्धांतिका बृहद संहिता। देन विशाखा दत्ता ने लिखा मुद्रा राक्षस भी, एंड देवी चंद्रगुप्तम, चंद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है ना, तो देवी चंद्रगुप्तम एंड मुद्रा राक्षस। देन बिल्हण का राज तरंगिणी ने लिखा, बिल्हण ने राज तरंगिणी लिखा हुआ है, एंड विक्रम देव चरित भी लिखा है। ठीक है, तो बिल्हण ने विक्रम देव चरित और राज तरंगिणी भी लिखा हुआ है यहाँ पे, और जब कभी और पे लिखा होगा तब बताऊँगी। और सुद्रका ने भी और भी कई सारे लिखे हुए हैं, इनमें से एक मृच्छ कटिकम है। ठीक है, तो ये याद रख लेना है। बृहद संहिता, वराह मिहिर का, वराह का 5 बड़ा, तो पंच सिद्धांतिका बृहद संहिता। विशाखा दत्ता मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, बिल्हण विक्रम देव चरित। देन 30th, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। Which one of the following was corporation of merchants in ancient India? कॉरपोरेशन ऑफ मर्चेंट्स है एंसेंट इंडिया में। चतुर्वेदी मंगलम, ये तो नहीं लग रहा है मर्चेंट का नाम। परिषद, ये तो मंत्री परिषद जैसे नहीं, ये भी नहीं है। अष्ट दिग्गज, ये तो वो था ना जो किंग को असिस्ट करते थे, ये भी नहीं है। मणिग्राम, ये यस दिस इज मर्चेंट के लिए, कॉरपोरेशन ऑफ मर्चेंट के लिए ये यूज़ किया जाता था। इन्फ्लुएंशियल गिल्ड ऑफ साउथ ईस्टर्न मर्चेंट ड्यूरिंग वेस्टर्न चालुक्य रूलर 10 to 12th century सी। ओके, अब 31 के बाद से नेक्स्ट डे करते हैं, आज के लिए काफ़ी है। आगे बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि शुरू में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन था, उसके बाद बहुत रिपीट भी हुआ है हिस्ट्री में, सो वी विल डू क्विकली।